नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके जोन में। आज हम नेशनल जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो HSSC CET हो, HTET हो, SSC के कोई भी एग्जाम हो या अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में आपकी मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वारली चित्रकला की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? ऑप्शन रहेंगे राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वारली जो चित्रकला है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की एक आदिवासी कला की एक शैली है। महाराष्ट्र की जो आदिवासी जनता है, आदिवासी जो जनजाति है, वहाँ के लोग इस चित्रकला की, उन लोगों ने इस चित्रकला की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और भूटान के बीच खालिस्तान भारतीय राज्यों से सीमा लगती है। हमें बताना है भारत और भूटान के बीच कितने राज्य हैं भारत के जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन है 4, 2, 3, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उन राज्यों में है असम है, जिसकी बाउंड्री भूटान के साथ लगती है, असम। दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी बाउंड्री भूटान के साथ शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है उसकी बाउंड्री भी भूटान के साथ लगती है। तो भारत के 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य जो है वो भारत और भूटान के बीच में सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैल हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। एक बड़ा ही फेमस हिल स्टेशन है चैल। हमें बताना है वो किस राज्य में है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है चैल। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे वन क्षेत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है और एक पर्यटन स्थल भी है, टूरिस्ट प्लेस माना जाता है इसे। तो याद रखिएगा, चैल जो हिल स्टेशन है वो रहेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पहली लोकसभा का पहला सत्र खालिस्तान को शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन रहेंगे 13 मई 1952, 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952। भारत की जो पहली लोकसभा का जो सत्र था वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था, और पहला जो सत्र शुरू हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को। पहले लोकसभा अध्यक्ष आप लोग जानते होंगे कौन थे, जीवी मावलंकर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन रहेंगे आपके गोमती, पेरियार, नर्मदा या रावी। तो राइट आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी है। पश्चिम की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कोक्स शब्द जुड़ा हुआ है? कोक्स शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके लंबी कूद, नौका दौड़, मुक्केबाजी या भाला फेंक। तो राइट आंसर हो जाएगा नौका दौड़। नौका दौड़ जो खेल है उसके साथ जुड़ा हुआ है कोक्स शब्द। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि USSR से लिया गया था? जो आज जिसको हम रशिया के टुकड़े होने से पहले उसको USSR बोलते थे या सोवियत संघ बोला जाता था। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना,
प्रस्तावना या समवर्ती सूची? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है वो हमने हमारे संविधान सभा ने सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली थी। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से पंचवर्षीय योजना एवं मूल कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करूं तो ये कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी ऑप्शन है, काफी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन हर एग्जाम में। ऑप्शन है काफी खान, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन। तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो अकबर के एक प्रमुख दरबारी लेखक थे और इन्होंने ही आईनी अकबरी को लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके हरियाणा, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। तो सूरजकुंड झील रहेगी आपकी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में किस जिले में रहेगी ये झील? ये रहेगी फरीदाबाद। फरीदाबाद में ये झील स्थित है सूरजकुंड। और इस जो ये झील है इसे 10वीं शताब्दी के अंदर तोमर राजा था सूरजपाल, उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया था। तो राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? एक रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा। हमें बताना है कि भारत के किस प्रांत में शुरू की गई थी। ऑप्शन है उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। देखिए ब्रिटिश भारत के दक्षिणी भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था। ये व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुई थी। याद रखिएगा आप, सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी में शुरू हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले शुरू हुई थी। और इसको लागू करने का जो श्रेय जाता है, यानी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रीड और मुनरो, ये दो नाम याद रखिएगा, रीड और मुनरो, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी से सबसे पहले शुरू की गई थी। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ऑप्शन रहेंगे फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटिश संविधान या आयरलैंड के संविधान। हमें बताना है कि हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत है उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को फ्रांसीसी संविधान से लिया था। और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था नीति निर्देशक सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नीति निर्देशक जो तत्व हमारे, उन्हें हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, अगर हमसे पूछ लिया जाए नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। और स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत हमने लिए हैं फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प नीति किसने दिया था? जिस तरह से रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, इसी तरीके से एक हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, हमसे पूछा गया किसके द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन रहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प की नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय देशी राज्यों के संबंध में हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। डलहौजी का जो व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने विलय किया गया था, मतलब जिसका राजा का कोई औलाद नहीं होती थी तो ये पाबंदी लगा देगी कि वो गोद नहीं ले सकता, और उस राजा के राज्य को, उस राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन अपने राज्य में उसको शामिल कर लेती थी। सबसे पहले जो विलय किए गए वो प्रदेश थे, सबसे पहले सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर और संभलपुर 1849 में, उसके बाद बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये कुछ
रियासतें थी जिनको इस नीति के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने अपने शासन में मिला लिया था। तो हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो शुरू की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा ही दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो कि लाल किले के अंदर मौजूद है। अगला क्वेश्चन, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? ऑप्शन रहेंगे नजीब जंग, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और पेशवा। तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। देखिए 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की वो जगह थी और श्रीरंगपट्टनम की ही संधि होती है जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था। चौथा मैसूर युद्ध था ये। इसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था और इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर था वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। और कई बार हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 1799 आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो हमारी सतह है उसकी सबसे ऊपर की जो परत है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेंटल, कोर, मैग्मा या क्रस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। देखिए पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे क्रस्ट या इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे ऊपर का भाग है उसे क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। बीच का जो भाग है उसे मेंटल के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरे नंबर की जो परत होती है वो मेंटल होती है। और सबसे आंतरिक जो परत होती है उसे कोर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ऊपर आ जाएगी क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आएगी आपकी मेंटल और सबसे नीचे आएगी आपकी कोर। तो ये 3 परतें जो है वो पृथ्वी की परत में होती हैं। पहले नंबर पे होती है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी डेल्टा बना किस प्रक्रिया का परिणाम है? यानी कि जो नदी डेल्टा बनाती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा डेल्टा बनता है? क्षरण के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा या अवसादन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा निक्षेपण के द्वारा। देखिए नदी जब समुद्र में गिरती है तो अपने साथ जो भी, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो अपने साथ जो भी अवसाद लेके आती है उसका निक्षेपण करना शुरू कर देती है, जिससे जो नदी के पानी की जो धाराएं हैं वो कई भागों में बंट जाती है और लास्ट में अंत में जाके वो समुद्र में गिर जाती है। इसी जो आकृति बनती है, इसी आकृति को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। को पता होगा दुनिया का सबसे जो बड़ा डेल्टा वो कौन सी नदी बनाती है? कौन सा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास धारा, लेब्राडोर की धारा या अलास्का धारा। देखिए जब भी महासागरों में 2 तरह की धाराएं होती हैं, ठंडी और गर्म, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ठंडी पानी की धारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की जो धारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। कौन से महासागर की है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। लेब्राडोर की जो धारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है और ये कैसी धारा है? एक ठंडी धारा है। कौन सी धारा है? ठंडी धारा है। अगर मैं बात करूं गल्फ स्ट्रीम की या फिर अगुलास धारा की या फिर अलास्का धारा की, ये सारी की सारी कैसी हैं? ये गर्म धाराएं। चलिए आगे देखते हैं। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था? ऑप्शन रहेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय सेवा संघ। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HSRA के नाम से भी जाना जाता है, इसके सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था।
इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1928 के अंदर। कब की गई थी? 1928 में। और कहाँ की गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। कहाँ की गई थी? दिल्ली। और दिल्ली में किस जगह? फिरोज शाह कोटला नामक जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। कहाँ की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 1800 1897, 1870 या 1890। तो राइट आंसर हो जाएगा 1897। देखिए, सारागढ़ी का जो युद्ध था वो 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। इस युद्ध में 21 सिख सैनिकों ने, जो उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक थे, उन्होंने हजारों अफगानिस्तानी सैनिकों का सामना किया था। और इसी युद्ध के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म, जिसके अक्षय कुमार की जो फिल्म थी वो केसरी नाम की एक फिल्म है, केसरी, वो इसी युद्ध के ऊपर बनाई गई फिल्म है। तो सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली? ऑप्शन रहेंगे आपके 1947, 2009, 2001 या 1975। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। देखिए, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का जो मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार था, जिसको हम बोलते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अनुसार या इस अधिनियम के अनुसार 2009 में इसको स्वीकृति मिली थी, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक शिक्षा प्रदान करना था, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, खद्दर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है एलुवियल, काली, लेटराइट या लाल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एलुवियल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलुवियल। एलुवियल को हिंदी में बोला जाता है जलोढ़ मृदा। एलुवियल सोयल को हिंदी में बोला जाता है जलोढ़ मृदा। और इस जलोढ़ मृदा, जो कि बड़ी ही उपजाऊ मृदा होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक खद्दर और एक बांगर। खद्दर जो होता है उसको बोला जाता है नवीन जलोढ़, खद्दर को बोला जाता है नवीन जलोढ़, और जो बांगर होती है उसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। खद्दर जो है ये हर साल जब नदी बाढ़ लेके आती है तो नई मिट्टी का जमाव कर देती है, जिसे खद्दर कहा जाता है, जो काफी उपजाऊ होती है। और जो पुरानी जलोढ़ होती है, जिसे बांगर बोलते हैं, वो उपजाऊ कम होती है, क्योंकि काफी सालों से उसके ऊपर नई मिट्टी की परत जो है वो नहीं जमती है, उर्वरक वगैरह के माध्यम से यहाँ पर खेती की जाती है। तो खद्दर और बांगर जो है वो किस मृदा के प्रकार है? एलुवियल या जलोढ़ मृदा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? ऑप्शन रहेंगे 74वें, 91वें, 86वें या 61वें। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 में। देखिए, इस संविधान संशोधन से पहले क्या होता था कि जो सत्ता में जो भी पार्टी आती थी वो अपनी मर्जी से जितने चाहे मंत्री जो है वो बना सकती थी। लेकिन जब 91 में जब संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत ये तय किया गया कि कोई भी, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जितने टोटल सदस्य होंगे विधानसभा के या फिर लोकसभा के, जितने टोटल सदस्य होंगे उनका 15% तक ही मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये संविधान का हमारा जो संशोधन था, ये था 91वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 75(1)(a) में ये केंद्र के लिए और अनुच्छेद 164(a) के ये राज्यों के लिए इसका प्रावधान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? रहेंगे गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर
या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखा गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। तो जो हुंड्रू जलप्रपात है वो रहेगा स्वर्णरेखा नदी पर। जो स्वर्णरेखा नदी है ये आपके झारखंड में पड़ती है और झारखंड की राजधानी है रांची। रांची के पास में ही ये हुंड्रू जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम UOI यूनियन ऑफ इंडिया मामला किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पंचायत चुनाव, आरक्षण, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न या पुलिस सुधार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्षण। देखिए, इंदिरा साहनी अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है वो आरक्षण से संबंधित है। यह मामला सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ दिए जाने के विरुद्ध दायर किया गया था। यानी जो OBC को, अदर बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण दिया गया था उसके विरोध में ये याचिका दायर की गई थी। भारत का बड़ा ही पॉपुलर ये मामला रहा था, जिसे इंदिरा साहनी अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा साहनी अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो संबंध है वो किससे है? आरक्षण से है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए, आपको कितने आंसर आते थे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आने वाले एग्जाम्स की आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। इन क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ हरियाणा GK और नेशनल GK से संबंधित टॉप 25 की क्वेश्चन की जो वीडियो है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।